सुंदरबन में ठंडक दस्तक दे रही थी। सभी जानवर आने वाले कठिन समय के लिए तैयारी करने में लगे हुए थे। सुगरी चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए सुंदर घोंसला तैयार किया था। उसने अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए अपने घोंसले को घास फूस के चरों को चारों तरफ से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक बिजली कड़कड़ने लगी और उसे देखते देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बेमौसम आई बरसात से ठंड भी बहुत हो गई। सभी जानवर अपने घर की तरफ भागने लगे। सुगरी चिड़िया भी तेजी दिखाते हुए अपने घोंसले की तरफ वापस आ गई। अभी कुछ वक्त ही बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सुगरी ने उसे देखा और कहा, तुम इतने होशियार बने फिरते हो तो तुमने ठंड और बारिश से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया? यह सुनकर बंदर को गुस्सा आया, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करता रहा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुगरी फिर बोली, तुमने पूरी गर्मी आलस से इधर उधर बिता दी। अच्छा होता अपने लिए घर बना लेते। यह सुनकर बंदर ने कहा, तुम अपने मतलब से रखो और मेरी चिंता छोड़ दो। बंदर का घोल देखकर सुगरी शांत हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी। बेचारा बंदर ठंड से काँप रहा था और अपने आप को ढकने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर सुगरी ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी। वह फिर बोली, काश तुम में थोड़ी अक्ल दिखाई होती तो आज इस हालत में। सुगरी ने अपनी बात खत्म नहीं की थी कि बंदर बौखलाते हुए बोला, एकदम चुप। अपना ये बार बार फुसफुसाना बंद करो। ये ज्ञान की बातें बंद करो। पंडित बनने की कोशिश मत करो। सुगरी चुप हो गई। अब तक काफ़ी पानी गिर चुका था और बंदर भी भीग चुका था। ठंड के मारे वो काँप रहा था। इतने में सुगरी में से रहा नहीं गया और वो फिर बोली, कम से कम अपना घर बनाना सीख लेना। इतना सुनते ही बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। बोला, भले मैं घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। और ये कहते ही उसने सुगरी का घोंसला तहस नहस कर दिया। अब सुगरी भी बंदर की तरह बेघर हो गई थी और बुरी तरह काँप रही थी। जीवनदास नाम का एक गरीब मदारी अपने बंदर मन्नू को नचाकर अपनी जीविका चलाता था। वह और उसकी स्त्री बुधिया दोनों मन्नू को बहुत प्यार करते थे। उनकी कोई संतान न थी। मन्नू ही उनके स्नेह और प्रेम का पात्र था। दोनों उसे अपने साथ खिलाते, अपने साथ सुलाते थे। उनके दृष्टि में मन्नू से अधिक प्रिय वस्तु न थी। जीवनदास उसके लिए एक गेंद लाया था। मन्नू आंगन में गेंद खेलता था। उसको भोजन करने को एक मिट्टी का प्याला था, ओढ़ने को कंबल का एक टुकड़ा और सोने को एक बोरिया और उछलने के लिए एक छप्पर ऐसी रस्सी। मन्नू इन वस्तुओं पर जान देता था। जब तक उसके प्याले में कोई चीज़ न रख दी जाए वो भोजन नहीं करता था। अपना टाट और कंबल टुकड़ा उसे शाल और गद्दे से भी प्यारा था। उसके दिन बड़े सुख से बीतते थे। वह प्रातःकाल रोटियां खाकर मदारी के साथ तमाशा करने जाता था। वह नकलें करने में इतना निपुण था कि दर्शक वृंद तमाशे देखकर मुक्त हो जाते थे। लकड़ी हाथ में लेकर उर्दों की भांति चलता था। आसन मारकर पूजा करता था। तिलक मुद्रा लगाता, फिर पोथी बंगाल में दबाकर पाठ करने चलता। ढोल बजाकर गाने की नकल इतनी मनोहर थी कि दर्शक लोट-पोट हो जाते। तमाशा खत्म हो जाने पर सबको सलाम करता। लोगों के पैर पकड़कर पैसे वसूल करता। मन्नू का कटोरा पैसों से भर जाता। इसके उपरांत कोई मन्नू को एक अमरूद खिला देता, कहीं उसके सामने मिठाई फेंक देता। लड़कों को तो उसे देखने से ही जी न भरता था। वह अपने अपने घर से दौड़कर रोटियां और उसे खिलाते थे। मोहल्ले के लोगों के लिए मन्नू मनोरंजन की एक सामग्री था। जब वह घर पर रहता तो न एक आदमी उसे आकर खेलता रहता। खोंचे वाली बेरी करते हुए उसे कुछ न कुछ देते थे। जो बिना दिए निकल जाने की चेष्टा करता उसे भी मन्नू पैर पकड़कर वसूल कर लिया था। मन्नू को अगर चिढ़ी थी तो कुत्तों से। उसके मारे उधर से कोई कुत्ता नहीं निकल पाता था और कोई आ जाता तो मन्नू उसे अवश्य ही 2-3 कनेठिया झप्पड़ लगाता था। उसके सर्वप्रिय होने का एक और कारण था। दिन में कभी कभी बुधिया धूप में लेट जाती,
तो मन्नू उसके सिर की जुएं निकालता और वो उसे गाना सुनाती। वहाँ जहाँ कहीं जाती वहाँ मन्नू उसके पीछे पीछे जाता था। माता और पुत्र में भी इससे अधिक प्रेम नहीं हो सकता था। एक दिन मन्नू की जी में आया कि चलकर कहीं फल खाना चाहिए। फल खाने को मिलते थे तो वृक्षों पर चढ़कर डालियों पर उछलने, कुछ खाने और कुछ गिराने में कुछ और ही मज़ा था। बंदर विनोदशील होते ही है और मन्नू इसके कुछ मात्रा भी थी। कभी पकड़ दकड़ और मारपीट की नौबत न आई थी। पेड़ों पर चढ़कर फल खाना उसके लिए स्वाभाविक जान पड़ता था। यह न जानता था कि वहाँ प्राकृतिक वस्तुओं पर भी किसी न किसी की छाप लगी हुई है। जल, वायु, प्रकाश पर भी लोगों ने अधिकार जमा रखा है। फिर बाग बगीचों का तो कहना ही क्या। दोपहर को जब जीवनदास तमाशा दिखाकर लौटा तो मन्नू लंबा हुआ। वह यूँ भी मोहल्ले में चला जाया करता था, इसलिए किसी को संदेह न हुआ कि वह कहीं चला गया। उधर वह घूमता घामता घबरेले के पर उछलता कूदता एक बगीचे में जा पहुंचा। देखा तो फूलों से पेड़ पले हुए थे। आंवला, कटहल, लीची, आम, पपीते वगैरह सब लटकर देखकर उसका चित्त प्रसन्न हो गया। मानो तो वो वृक्ष उसे अपनी ओर बुला रहे थे कि खाओ, यहाँ तक आया खाया जाए। यहाँ किसी की तरह रोक टोक नहीं है। परंतु एक छलांग मारकर चारदारी पर चढ़ गया। दूसरी छलांग के पेड़ों पर जा पहुंचा। कुछ आम खाए, कुछ लीचियाँ खाई। खुशी से होकर गुठलियाँ इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। फिर सबसे ऊंची डाल पर जा पहुंचा और डालियों को हिलाने लगा। पके आम जमीन पर बिछ गए। खड़खड़ाहट हुई तो माली दोपहर की नींद से चौंका और मन्नू को देखते ही उसे पत्थरों से मारने लगा। पर या तो पत्थर उसके पास तक नहीं पहुंचते थे और ना ही वह सिर और शरीर से हिलाकर पत्थरों को बचा जाता था। बीच बीच में बागवान को दांत निकालकर डराता भी था। कभी मुंह बनाकर उसे काटने की धमकियां भी देता था।